1988 में इन्फेंट्री में फर्स्ट गोरखा राइफल्स में शामिल होने के बाद उन्होंने सेना में अपने शानदार सफर को पूरा किया, जहां आखिरी समय में वो महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में यंग ऑफिसर्स के विंग कमांडर रहे। मैं इन्फेंट्री स्कूल में भी यंग ऑफिसर विंग का कमांडर था, जो कि 3 साल के लिए, जो IMA के बाद जो ऑफिसर बनते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए वो जो आते हैं वहाँ, तो काफ़ी ट्रेनिंग में मैं बहुत ज़्यादा रहा हूँ। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा संतुष्टि इससे मिली है कि ये एक लास्टिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा। लेकिन उनका योगदान सिर्फ एक पद तक सीमित नहीं रहा। ब्रिगेडियर इस्माइल सिर्फ एक पूर्व सैनिक नहीं हैं, वो असल मायनों में नेतृत्व सिखाने वाले हैं। एक प्रशिक्षक और लीडरशिप कोच के तौर पर उनके बेहतरीन अनुभव ने कई पीढ़ियों के सैनिकों को तैयार करने में मदद की है। मैंने जो NCOs होते हैं, जो नायक हवलदार, उनको मैंने बहुत ज्यादा अहमियत दी। उनसे मैंने बहुत ज्यादा उनको जिम्मेदारी देके उनकी कौशल को मैंने बढ़ाना, मेरे उसको एक बहुत बड़ा अपनी जिम्मेदारी समझा। कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि मैंने सफलता भी पाई। चाहे वो सेना से निकलकर आम जीवन में जा रहे अधिकारियों को राह दिखाना हो, या ग्वालियर में NCC विमेन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को संभालना हो, या फिर मशहूर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ट्रेनिंग टीमों का हिस्सा होना हो, सेना के विकास के हर अहम मोड़ पर उनका हाथ रहा है। मैं IMA में हेड ऑफ ट्रेनिंग टीम भी रह चुका हूँ। एक बोर्ड था हमने लगा रखा, जिसपे लिखा था कि याद रखो, जब आप आराम कर रहे हो तो कोई आपको मारने के लिए शिक्षित हो रहा है। अपनी शानदार सेवाओं के लिए साल 2008 में उन्हें सेना मेडल से भी नवाजा गया था। आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवा, साहस और दृढ़ संकल्प की मिसाल ब्रिगेडियर स्टीव इस्माइल। जय हिंद। वेलकम टू DG रिक्रूटिंग्स ऑफिशियल पॉडकास्ट द यूनिफॉर्म डायरीज। और द यूनिफॉर्म डायरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वेटरन से जिनके साथ आपको इस सफर में मिलेंगी कुछ ऐसी जानकारियां जो आपको मदद करेंगी ना सिर्फ आर्मी के बारे में जानने के लिए, बल्कि आगे आपकी अपनी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर स्टीव इस्माइल। जय हिंद सर। जय हिंद। तो सर, जब आप एक टीनेज में थे तो क्या सपना था कि आप शुरू से ही चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, या ग्रेजुअली ये इवॉल्व हुआ सपना आपका? मेरा बचपन जो है वो थोड़ा अनोखा था, इसलिए कि मेरे पिताजी भी आर्मी में थे और उन्होंने शादी थोड़ी लेट उम्र में की, जिसकी वजह से जब तक मैं पैदा हुआ था तो वो आर्मी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। और मेरा जो परवरिश और बचपन गुजरा वो उस फार्म पे खेती और गांव के माहौल में गुजरा था। उस समय पे वहाँ पे कोई स्कूल भी नहीं थे, और इस वजह से मैं अपनी जो शुरुआत की जो मेरी शिक्षा हुई थी 9 साल की उम्र तक मैं स्कूल गया ही नहीं। लेकिन तकरीबन मैं सोचूं तो तकरीबन 7 या 8 साल की उम्र से ही मैंने ये ठान लिया था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। हो सकता है कि घर की दीवारों पे कुछ तस्वीरें लगी रहती थी, कुछ उसमें मेरे को शायद वर्दी या टोपी या वो सब चीज़ों का मेरे को रुझान हुआ कि ये कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन बहुत छोटी उम्र से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, और वही फिर रास्ता आगे मेरे लिए खुलता गया। आसान रास्ता नहीं था, लेकिन वही रास्ता खुलता गया। सर, जैसा हम लोग जानते हैं कि आपकी मदर आयरलैंड से हैं, और लेकिन इन सब के बावजूद आपकी परवरिश है वो एक गांव में हुई, और यूपी के गांव में, समय जो यूपी था अब तो खैर उत्तराखंड हो गया, रुड़की के पास में। सर, जो हमारा एक जो ऐसा यूथ है जो गांव में रहता है, और आपने शुरू में हिंदी में पढ़ा, और बावजूद इसके कि आपके घर का माहौल, आप सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं, सर कैसे, कितना एक आसान होता है या कठिन होता है कि एक गांव में रहने वाला बच्चा वो एक सपना देखता है आर्मी में जाने का और उसको पूरा कर सकता है? सर क्या एक रास्ता था, वो क्या चुना था आपने रास्ता?
सबसे बड़ी बाधा जो आती है एक इंसान के रास्ते में किसी भी मंजिल को हासिल करने में, वो है विश्वास की कमी, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे की कमी। सबसे पहले मैं ये बात कहूंगा कि आपको वर्तमान पे ध्यान दो। जिंदगी में केवल हमारे पास आज का दिन है। शुरू में हमारे घर में पंखे भी नहीं थे, फर्श भी नहीं था, खिड़की नहीं थे, कुछ नहीं था, क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। घर बनाया था तो बनाते बनाते जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम पे घर का निर्माण हो चुका था, लेकिन खिड़कियां नहीं थी, दरवाजे नहीं थे, पंखे नहीं थे, लाइट आती ही नहीं थी। मतलब सर बिना खिड़की दरवाजे का मकान हाँ, था तो खुला बिना, एकदम। वो बाद में लगे। अच्छा। क्योंकि अब इस माहौल में आज के लोगों को ये समझना और सोचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही जो माहौल है हमें बनाता है। जैसे लोहार है, लोहार जो है अपनी लोहे को भट्टी में रखता है, भट्टी में उसको गर्मी दी जाती है और उस गर्मी के बाद ही वो लोहे को किसी अच्छे औजार में या अच्छी तरीके से उसको शेप दिया जाता है। बिल्कुल। जिंदगी की कसौटी भी यही है। जिंदगी में चुनौती तो आनी ही आनी है, निराशा तो होना ही होना है। कभी कोई तरकीब या कभी कोई जो प्रयत्न हमारा होता है वो कभी भी इस तरीके से नहीं होता कि बिल्कुल योजना जैसे बनाई थी और सपना जैसे देखा था उसी तरीके से बनता जाएगा, ऐसा तो कभी होगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जितनी ज़्यादा मेहनत आप शुरुआती दौर में करेंगे, कठिनाइयों से घबराएंगे नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं, जो बच्चे जानना चाहते हैं और छोटे शहर से भी हैं या गांव से हैं, वो भी आपके तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। 8वीं क्लास में मेरे को मैथमेटिक्स में 44% आए और मैं फेल हुआ, और 8वीं क्लास मैंने दोबारा की। मैं गर्वित नहीं हूं इस बात का, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में इतने अच्छे नहीं हैं और उनको लगता है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। उसके बाद जब मैं 10th के बोर्ड में मैं बैठा था, CBSE के बोर्ड में, रात भर मैं पढ़ता था, मेरे 60% नंबर आए थे। किसी वजह से मैं फर्स्ट डिवीजन में मैं जस्ट आ गया मैं। लेकिन अगले मेरे में परिवर्तन आना शुरू हो गया था, जब उस टाइम मेरे को पता नहीं था। जब मैं NDA के लिए मैं बैठा और जब NDA का एग्जाम के बाद फिर हम गए SSB के लिए, और जब फाइनल जब मेरिट निकला, मैं ऑल इंडिया मेरिट में फर्स्ट रैंक था मेरा। तो सर जब आपने इतनी कठिनाइयों से पढ़ाई करने के बाद आपने NDA क्लियर किया अपना, और आपका जब वो पहला दिन, जब आप NDA के उस गेट के अंदर एंटर कर रहे थे, क्या फीलिंग थी सर? तो NDA जब मैं ज्वाइन किया, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लेने के बाद, तो मेरे लिए वो एक नई शुरुआत थी। तो मेरे को लगा कि अभी मैंने पीछे नहीं हटना है। एक जो मेहनत होती है वो आपको एक साधारण लड़के से एक जेंटलमैन बना देती है, डिसिप्लिन के साथ। जेंटलमैन बाद में बनते हैं जी, पहले एक दृढ़ और शक्तिशाली इंसान बनते हैं। वाह। जो कि NDA का ट्रेनिंग, जैसे 3 साल का ट्रेनिंग होता है, 3 साल उस टाइम पे ऐसे लगता है कि 100 साल है, ठीक है ना। लेकिन वो ट्रेनिंग जब खत्म होने को आता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मतलब कोई जिंदगी में, दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मेरे से बड़ी है। क्या ट्रेनिंग है, वाह। कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सक्षम हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सक्षम हूं। बिल्कुल बिल्कुल। बस। सर ये तो आपने बहुत बड़ी बात की कि एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया उस ट्रेनिंग से कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो सर उसके बाद आप पहुंचे IMA, और IMA की आपने ट्रेनिंग करी। जब उसके बाद आपको आपके पेरेंट्स बुलाए गए होंगे और आपके जो फ्लैप आपका होता है उसको उतारा गया होगा और आपके स्टार्स आपके लगे होंगे, तो कैसा क्या माहौल था सर उस समय? क्या उसको शब्दों में उल्लेख करना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि वो अचानक नहीं मिलता है,
एक होता है किसी का अचानक लॉटरी खुल गया, अचानक कुछ मिल गया तो उसको, लेकिन हम क्या सालों से उसके लिए मतलब हम मेहनत कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, वो चीजें भरी जा रही थी, मतलब हमें उस माहौल में हम थे, तो एक प्रोग्रेशन है वो। और हमारे हमारे जमाने में हम सेकंड लेफ्टिनेंट बनते थे, आजकल वो रैंक खत्म हो गया है। आई थिंक 91 या 92 में वो रैंक खत्म कर दिया गया। अभी जो अफसर बनता है वो लेफ्टिनेंट बनता है, उसके 2 तारे लगते हैं। हमारे टाइम में 1 तारा लगता था और हमको कहा जाता था 1 स्टार जनरल। तो मेरे पास फोटोग्राफ है जिसमें मैं अपने पिताजी के साथ, वो उन्होंने 1GR का टाई लगा रखा था और मेरे भाई जो वर्दी में थे, कैप्टन थे उस टाइम पे, और मेरी माँ और मेरी सिस्टर और मैं जो है अपना 1 स्टार का जनरल बन के खड़ा हुआ था मैं वहां पे। मस्ट बी अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर देम। मस्ट बी, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये एक जो चीज आपने की कि आपने ये गोरखा रेजिमेंट ही क्यों चुनी थी सर? क्योंकि मेरे पिताजी उसमें उन्होंने नौकरी की थी और वो कहानी सुनाया करते थे, वो बातें सुनाया करते थे हमको, और ऐसी वारदातें बताते थे जो कोई ऐसे थे, तो उस चीज जिसकी चीज के बारे में मालूम था तो उस चीज के बारे में हमने मतलब वो रुचि बनी उसके लिए। बिल्कुल सर। एक चीज है कि ये एनडीए में, आईएमए में ऐसा क्या खास है जो और इंस्टीट्यूशन से एकदम अलग इनको बनाता है सर? बहुत कुछ खास है। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, मैं आईएमए में हेड ऑफ ट्रेनिंग टीम भी रह चुका हूं जी बाद में। एक बोर्ड था हमने लगा रखा था जिसपे लिखा था कि याद रखो जब आप आराम कर रहे हो तो कोई आपको मारने के लिए शिक्षित हो रहा है या प्रशिक्षण ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रिमेंबर, while you are resting, somebody is training to kill you. So मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो, जैसे टाइम लोग बोलते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आर्मी वाले वो 9 बजे बोला तो 9 बजे वो टाइम। क्यों? क्योंकि लड़ाई के टाइम में आपके एयरफोर्स आ रहा है, आपके आर्टिलरी आ रहा है, आपके मिसाइल आ रहे हैं, आपकी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है। पहले कर दिया तो सरप्राइज हो जाएगा, दुश्मन को पता चल जाएगा। बाद में कोई आया तो जो काम जैसे बॉम्ब गिरा दिया या मिसाइल मार दिया, उसका असर जो है वो खत्म हो जाएगा तब तक आप आए नहीं। तो मिनटों और सेकंडों का महत्व होता है मिलिट्री ऑपरेशन में। और हमारे ट्रेनिंग के दौरान लेट होना बिल्कुल स्वीकार नहीं है। ऐसी सजा मिलती है कि नानी याद आ जाएगी, खून निकाल दिया जाएगा आपके कोहनियों से, आपको रेंग रेंग के बजरी के ऊपर से निकाल के, कि आप याद रखोगे कि मैं लेट नहीं हो सकता। क्योंकि उसका जो अंजाम है, उसकी जो कीमत है वो बहुत ऊंची है। मेरे लापरवाही की कीमत जो है खून में नपती है। सो इन अ वे वी कैन से दैट हमारी जो इंस्टीट्यूशन है एनडीए और आईएमए, दे मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। एंड बेटर वर्जन व्हाई? क्यों? बिकॉज बेटर वर्जन, बेटर क्या होता है? मेरे लिए बेटर या समाज के लिए बेटर, दुनिया के लिए बेटर, आर्मी के लिए बेटर, टीम के लिए बेटर। तो जब तक मैं अपने ऊपर मेरा ध्यान केंद्रित होगा तो मैं मेरे लिए बेटर देखता रहूंगा, लेकिन समाज मेरे को वैल्यू नहीं देगी, ये तो अपना कर रहा है। बिल्कुल। तो ये चीज हर प्रोफेशन में लागू है। बेशक आप मिलिट्री में नहीं हो, आप आर्मी में नहीं हो, आप कहीं पे भी हो, किसी भी जगह में, जिंदगी की संतुष्टि का सीक्रेट ये है कि कोई ऐसा लक्ष्य और उद्देश्य ढूंढो जो कि स्वयं से परे है, आपके बारे में नहीं है, उसके पीछे लग जाओ। आपको सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी, इज्जत मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। क्या बात है सर। तो जब आप कई ऐसे ऑपरेशंस में गए होंगे आप कि जिसमें बहुत एक कठिन सिचुएशन होगी, और उसमें ये ट्रेनिंग कितनी हेल्प करती है आपको उस सिचुएशन से खुद को और अपनी यूनिट को निकाल के लेके आने में? बहुत ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन बहुत समय का ट्रेनिंग होता है, कई सालों का, मतलब एक 2 दिन का नहीं होता है। सर आपका कभी ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट जिसमें बहुत आप ऐसी सिचुएशन में कभी फंसे हो सर, जिसमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो और आप लोग उससे निकल के आए हो जीत के एकदम? हैं ऐसे कई हैं। अच्छा। कई हैं, कई बाद में हंसी भी आती है
क्योंकि एक बार मेरे को याद है, हम एलसी पे हम रात को मैं कंपनी कमांडर था, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होता था। आजकल फेंस वगैरह, उस टाइम पे फेंस नहीं था। मैं एंटी पर्सनल माइंस लगा रहा था रात को, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आपके अपने लोग भी? 4-5 लोग थे। एक एंटी पर्सनल माइन होता है, वो बहुत खतरनाक माइन होता है, उसमें ट्रिप वायर लगता है। ट्रिप वायर मतलब कि वो वायर होता है कि अगर कुछ किसी का पैर उस पे आए तो वो उछलता है, वो 4 फीट ऊपर उछल के वो फटता है और वो 30 मीटर चारों तरफ खत्म कर देता है जो भी है। तो रात को मैं वो माइन लगाता था, और एक बार जब हम वो माइन लगा रहे थे, घास था पूरा, वो ऐसे मैदान नहीं, पूरा ऊपर नीचे नाला घास। अचानक हमको आवाज सुनाई दी तो हम रुक गए, और हमने अपने उससे देखा कि उग्रवादी जो टेररिस्ट हैं वो सामने से आ रहे हैं। एक ग्रुप आ रहा था, 4-5, साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो नाले से आ रहे थे, तब अंधेरा था, नजर नहीं आ रहा था। और हमें मालूम था कि हमने वहां पे माइन लगाया है, और हमें ये भी मालूम था कि ये उसमें पड़े तो हम भी मरेंगे, क्योंकि हम उसी दायरे के अंदर थे अभी, 30 फीट वाले। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि अब हम करें क्या, कि इनको मतलब हम ये सोचें कि ये उस माइन में पड़ के मरें, या हम ये सोचें कि ये रुक जाएं और माइन में ना पड़ें ताकि हम बच जाएं, क्योंकि हम भी वहीं बैठे थे और वो परली तरफ थे नाले के, तो हम उनको मतलब डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते थे, मार नहीं सकते। उनको भी कोई शक सा हो गया, पता नहीं क्या, वो भी उन्होंने कुछ आवाज सुनी होगी, क्योंकि हम लोग खुदाई उदाई कर रहे थे वहां पे रात को, वो भी रुक गए। तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो रुके हुए हैं, वो उस तरफ हैं और हम इस तरफ हैं, ज्यादा मुश्किल से 30-40 मीटर का गैप होगा, बीच में नाला था। तो मतलब अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कुछ हरकत करें तो उन्हें पता चलेगा, और वो तो मतलब दोनों को शक था और दोनों पार्टियां बैठी थी वहां पे। फिर हम वहां से हमने इशारा किया और पीछे हटे, हम पीछे धीरे धीरे पीछे हटे और हम अपने पोस्ट में चले गए, जो 100 मीटर पीछे, 100-150 मीटर पीछे था हमारा एक पोस्ट। और वहां से फिर हमने रॉकेट लॉन्चर वगैरह खूब फायर किया उनके ऊपर, और उनमें कैजुअल्टी, उसमें 2 कैजुअल्टी हुए थे, बाकी फिर चले गए थे वहां पे, लेकिन 2 कैजुअल्टी हुए थे। तो इस टाइप का इंसिडेंट है। बाकी सियाचिन में थे हम, वहां पे हम ग्लेशियर में थे, वहां पे 20,000 के हाइट पे, वहां पे कुछ इंसिडेंट हुए थे। वहां पे पूरे बंकर पे एक आरटी का राउंड आके गिर गया था हमारे बंकर के ऊपर। एक बार आरटी का राउंड आके गिरा और वो फटा नहीं, और हम उसको देख रहे थे, वो हमारे से 5-6 फीट की दूरी पे था, मतलब पूरा पोस्ट खत्म हो जाना था। वो फटा नहीं, वो बर्फ में आके बैठ गया। कभी कभी तो हंसी भी आती है, बट यू हैव बीन वेरी लकी फॉर, आई मीन, योरसेल्फ एंड योर यूनिट। लेकिन कभी कभी याद ये आता है कि मतलब क्या हमने जिंदगी में क्या किया जो हमको इतनी बार बख्शा गया है, इतनी बार हमको मौके बोला कि चल भाई एक दिन और जी ले, एक दिन और जी ले। सर, तो आपकी जॉब, जब आप मतलब सर्विस में थे, पूरा आपने पूरा किया, जब लास्ट डे होता है, आपको पता है कि कल से मुझे ये वर्दी नहीं पहननी, और आप वर्दी टांगते हो, तो क्या सर उस समय क्या मिस करते हैं, या क्या फील होता है तब कि आज लास्ट डे, घर आए, उतार दी वर्दी? महसूस नहीं होता जब तक वो मौका आता है, क्योंकि आदत पड़ जाती है। अभी इतने, मैं 35 साल था आर्मी में, तो आदत इतनी, मतलब उम्र पूरी निकल गई, वर्दी उतारना डालना, उतारना डालना, उसको कितना सेट करना पड़ता है, चीजें लगानी पड़ती। लेकिन मेरे को याद है जब मैं रिटायर हुआ था फाइनली, तो मेरी यूनिट जो थी 21GR, जो कि मैंने 2005, 6, 7 में कमांड किया था, 8 में, लेकिन मैं 2023 में रिटायर हुआ था। तो मतलब यूनिट छोड़े हुए तो मेरे को बहुत साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे, लेकिन हमारा कनेक्शन फिर भी रहता है। तो पहली बात तो मेरी यूनिट सिक्किम में थी, उसी जगह पे जहां मैंने ज्वाइन किया था, ये चांस की बात है। तो मैं छुट्टी लेके मैं सिक्किम वापस गया था, मैंने पूरा एक्लाइमेटाइजेशन करके मैं 3 दिन सेम जगह पे, जो मेरा बंकर था जहां मैं सोता था, उसी बंकर के पास मैं जाके मैंने थोड़ा समय बिताया मैंने वहां पे, 18,000 फीट की ऊंचाई पे। उसके बाद मैं वापस आया, मैं सर्विस में ही था उस टाइम पे, जब ये दिन आया फाइनली कि कल का दिन
लास्ट डे है मेरा। तो सबसे पहले मैंने वर्दी लगा के मैं महू में था इन्फेंट्री स्कूल में, तो वहाँ पे एक वॉर मेमोरियल है, इन्फेंट्री मेमोरियल। तो मैं इन्फेंट्री मेमोरियल, संडे का दिन था मेरा 30 अप्रैल लास्ट डे था मेरा, लेकिन 30 अप्रैल 2023 संडे का दिन था। तो संडे के दिन में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं मेमोरियल में पुष्पांजलि करना चाहता हूँ, मैं रीत ले करना चाहता हूँ। तो मैं वर्दी लगा के मैं रीत ले करने गया। मैंने वहाँ पे रीत ले किया, 2 मिनट का मौन रखा, याद किया अपने साथियों का जो मेरे साथ जिन्होंने ट्रेनिंग किया था लेकिन जो आज इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए हैं या और किसी कारण से नहीं है। जो दिल में लगने वाली बात है कि सिल्ले वो भी हैं जिनमें नाम नहीं है, वो ब्लैंक हैं। वो सिल्ले नाम के इंतजार में हैं, क्योंकि नाम आएंगे उन पे, नाम उनमें खोदे जाएंगे, लिखे जाएंगे। ये सोच के मैंने आखिरी सलूट किया, धन्यवाद दिया कि सही सलामत मैं जा रहा हूं। और लास्ट में जब मैंने अपने बूट खोले, लास्ट में मेरे को यकीन हुआ कि मैं लास्ट टाइम ये बूट खोल रहा हूं, ये तस्मे जो है मैं आखिरी बार खोल रहा हूं। तो धीरे धीरे खोले, लेकिन खोलने तो पड़े और खोल भी दिए। And was it very difficult the other day? No, actually not. क्योंकि जब तक वो दिन आता नहीं है तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो दिन कैसा होगा। लेकिन मेरे को भी लग रहा कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन एक्चुअली मेरे को यकीन ये हुआ अगले दिन। पहली बात तो मैंने फोन बंद कर दिया अपना। मैंने कहा कोई फायदा नहीं है, सारे लोग मैसेज करेंगे, वो मैं बाद में देख लूंगा। मैंने फोन को साइलेंट पे कर दिया, मैं अलग कर दिया। मैंने कहा इस दिन मैं फोन को नहीं देखूंगा। लेकिन मेरे को ये यकीन हुआ अगले 2-3 दिनों में कि मैं जो भी हूं वो मैं अभी भी हूं। सर, जब एक आर्मी लाइफ के बाद आप एक सिविलियन लाइफ में जो ट्रांजिशन होता है, तो इसमें आपकी आर्मी की ट्रेनिंग कितनी हेल्पफुल रही और कितना इजी रहता है, ये कितना हेल्पफुल आपके लिए आगे रहता है? यदि उन्हीं सिद्धांतों पे अगर आप कायम हैं, ईमानदारी, दृढ़ता, वफादारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी, ये असूल, ये तो नहीं छोड़े मैंने। इन्हीं असूलों पे कायम हूं। और इन्हीं असूलों पे कोई भी इंसान, बेशक उसने कभी मिलिट्री में नौकरी की हो या ना की हो, इन्हीं असूलों के तहत वो एक बहुत सफल और संतुष्ट जिंदगी जी सकता है। सर, आपकी सर्विस में सबसे यादगार वो कौन सा एक मोमेंट रहा होगा अपनी यूनिट को कमांड करने के दौरान? तो मेरे को लगता है कि मेरे सर्विस के दौरान मेरे 2 या 3 असरदार जो मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा, वो सबसे पहले है कि मैंने ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दिया और बहुत अलग और अनोखे तरीके से मैंने उसको, क्योंकि समय नहीं होता, लोग नहीं होते हैं और 50 काम होते हैं, रह जाता है, तो मैंने बहुत ही अनोखे तरीके से यकीन कराया कि ये खामियां जो हैं ये पूरी की जाएं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैंने क्या है कि मैंने जो एनसीओज होते हैं, जो नायक हवलदार, उनको मैंने बहुत ज्यादा अहमियत दी। उनसे मैंने बहुत ज्यादा उनको जिम्मेदारी देके उनकी कौशल को मैंने बढ़ाना, मेरे उसको एक बहुत बड़ा अपनी जिम्मेदारी समझा और कुछ हद तक मैं समझता हूं कि मैं उसमें मैंने सफलता भी पाई। तो ये, बाकी तो कई चीजें हैं, लेकिन ये 2 चीजें मैं सोचता हूँ कि बहुत एक लास्टिंग इफेक्ट है। ये बहुत लास्टिंग इफेक्ट है और आज तक भी मेरे को मालूम है, क्योंकि अभी भी लोग मेरे टच में हैं और मैं ट्रेनिंग में काफी रहा हूँ। मैं इन्फेंट्री स्कूल में भी यंग ऑफिसर विंग का कमांडर था, जो कि 3 साल के लिए, जो IMA के बाद जो ऑफिसर बनते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए वो जो आते हैं वहां पे, तो काफी ट्रेनिंग में मैं बहुत ज्यादा रहा हूँ। तो ये मेरे को बहुत ज्यादा संतुष्टि इससे मिली है कि ये एक लास्टिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहा है मेरा। सर, बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सोल्जर को फुल्ली इक्विप्ड कर रहे हैं। हाँ। सारी चीजें वो सीख रहा है। हाँ। एक आखिरी सवाल है सर कि जो हमारा एक कैडेट या जो हमारा
कैंडिडेट या यूथ हमारा जो आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है या आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, वो क्यों, आप क्या उसे क्या सलाह देंगे कि उसे क्यों इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? हाँ, तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, लोग जब ज्वाइन करते हैं तो अलग अलग सोच के साथ करते हैं। कई तो इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए, उनको करियर चाहिए। लेकिन ये एक प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें एडवेंचर भी है, इसमें आपको व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग के दौरान में ऐसे परिवर्तित कर दिया जाएगा कि आपके पर लग जाएंगे। आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप पहले थे। कोई चुनौती आपके सामने आएगी, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आपको यकीन है कि ये चुनौती से मैं गुजर सकता हूं। क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या है, मैं अगला कदम लूंगा, उसके बाद मैं अगला कदम लूंगा और कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसलिए आप में डर, निराशा, घबराहट, ये सारे चीज जो है खत्म हो जाती हैं। एक नया जन्म। हाँ, और आप जो है, दूसरी बात क्या है कि आप छोटे, जैसे कई लोग होते हैं कि मैं फलाने समुदाय का हूं या इस धर्म का हूं या मैं इस गांव का हूं या मैं खाना सिर्फ ऐसे खाता हूं या हमारे समाज में केवल ये होता है। तो आर्मी के समाज में सब कुछ होता है। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, हमारी वर्दी, वो हमारा धर्म है। सारे धर्मों को पूजा जाता है, सारे त्योहारों को मनाया जाता है, हर किस्म का जो हिंदुस्तान का सारा खाना है सब खाया जाता है। हम अपने जवानों के नाच, गाने और सभ्यता सीखते हैं और उनके साथ शामिल होते हैं, उनके साथ एकजुट होके उनके त्योहार, उनका रिवाज, उनका खाना, उनका वेशभूषा, सब कुछ छुट्टी में जाके उनके गांव में घूम के आते हैं, समझने के लिए कि ये कहां से हैं। तो ये एक ऐसी जिंदगी है जिसकी तुलना कोई दूसरे व्यवसाय के साथ नहीं की जा सकती। और आपको मौके मिलते हैं वैसे विदेश जाके नौकरी करने के भी। आपको किस्म किस्म के एडवांस टेक्निकल कोर्सेज, आजकल जितनी भी टेक्निकल जो साइंटिफिक प्रोग्रेस वगैरह है, वो जितने भी आपको उसमें मौका मिलेगा। अलग अलग ब्रांचेज हैं आर्मी में, अलग अलग ब्रांचेज हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप एक काबिल, हुनर, आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान बन जाते हो। क्या बात है सर। सर, आज आपने जो बताया है, ये हमारी ऑडियंस के लिए आपने एक ऐसा सबक आज आप दे करके जा रहे हैं कि उनको, आपको सुनने के बाद आर्मी अगर ज्वाइन करेंगे तो उसमें वो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी अपने जीवन में जो लोग आर्मी में नहीं भी जाना चाहते हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत सफल बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। जय हिंद।